नमस्कार साथियों, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, है ना। आज देखिए, आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है ना, पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो जिस चीज़ का एग्जाम हो, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे इर्द-गिर्द घूमता हुआ एक टॉपिक है। ठीक है, जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है ना। हमें हमें एवरीडे लाइफ में हमको इसका उपयोग करना है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस टॉपिक को देखिए आज बहुत ही, है ना, सजा-धजा करके लाया हुआ है। तो इस टॉपिक को आप लोग कितना नंबर देते हैं? आप लोग 10 में से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चैप्टर में हम लोग शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर हमारा क्या है, क्या कहता है ये चैप्टर? देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि नाम है पर्यावरण। पर्यावरण इस चैप्टर का नाम है। तो पर्यावरण जो है उसे कहते किसको है? तो हमारे आसपास जितने सारे चीजें हैं, जो भी हमारे आसपास मौजूद वो चीजें हैं, वो सारे चीज क्या है? पर्यावरण से संबंधित है ना। चाहे वो जल हो, वायु हो, भूमि हो, पेड़ हो, है ना। उसके बाद पशु, मनुष्य, जितने भी सारे चीजें हैं, सारा चीज जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। क्योंकि पर्यावरण में ही सब लोग रहते हैं। हम लोग, वायु भी पर्यावरण में ही है ना। भूमि भी पर्यावरण से ही संबंधित है, जल भी है, पौधे भी हैं, और आपका जो है पशु, मनुष्य, ये सारा चीज जो है ये पर्यावरण का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग इससे इससे अछूता नहीं है। हम लोग इसको देख करके ही चलना पड़ेगा, और इससे को सोच समझ के हम लोग चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें कुछ कमी आ गई है। अभी देखते हैं हम लोग, कहा जाता है कि 33% अगर 33% अगर हमारा वन है तो हम सुरक्षित हैं। 33% यानी 1/3 अगर हमारा जो है जंगल है तो हम लोग सुरक्षित हैं। अगर 1/3 अगर हमारा जंगल जो है नष्ट हो गया है तो हम लोग खतरे में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि हम लोग खतरे में आ गए, यानी 1/3 से हमारा जंगल जो है कम हो चुका है। अगर सर्वे की रिपोर्ट के देखा जाए तो 33% से क्या हो गया? हमारा जंगल, वन सब कम हो चुका है ना। और जब कम हो चुका है तो हम लोग खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। खतरे की ओर संकेत दे रहा है। देखते होंगे आए दिन हम लोग पर्यावरण से संबंधित कितने सारे समस्याएं झेल रहे हैं। तापमान का बढ़ना, बाढ़ की समस्याएं, है ना, लगातार बारिश इतनी ज्यादा होना कि आदमी पूरा बाढ़ में डूब गया है। इतनी सारी समस्याएं जो होती है सब पर्यावरण से संबंधित है। इसी के लिए हम लोग ये टॉपिक को रखे हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम को ऑफ दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें फिर बोला गया है, स्वस्थ पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल, स्वस्थ पर्यावरण हमारा होगा कैसे? पर्यावरण हमारा स्वस्थ कैसे होगा, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या, पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं, फिर देखिए समस्याएं के बारे में चर्चा किया गया है कि समस्या आखिर क्या क्या हुआ है। हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। और उसको भूलते भूलते हम लोग ना जाने आधुनिकता में इतने आगे हम लोग बढ़ चुके हैं कि हम लोग जो है पुराने चीजों को खोते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले घड़े का पानी पीते थे तो लोग स्वस्थ रहते थे। अभी फ्रिज का पानी पीते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले लोग स्वच्छ हवा में रहते थे, स्वच्छ हवा में सोते थे, स्वच्छ हवा में घूमते थे। अभी लोग एसी के अंदर घूमते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये चीज हम लोग जो है आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है? समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसी से हम लोग समस्याएं से निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय है, उसकी समस्याओं पर हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले वायु प्रदूषण। पहले जो है बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था, साइकिल का उपयोग किया जाता था, पैदल की मार्ग की जाती थी, है ना। तो ये सब समस्याएं जब जन्म लेने लगी तो उसकी उसका रूप जो है हम लोग को बदलने लगा। तो वायु प्रदूषण जो है, देखिए वायु प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। अब बताइए कि इतनी सारी गाड़ियां पहले चलती नहीं थी, अब वायु, अभी हमको जो है तुरंत कोई भी चीज का क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। हमको खाना चाहिए तो तुरंत हमको 5 मिनट में हमको खाना चाहिए भाई। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो गाड़ी का यूज करना पड़ेगा। गाड़ी यूज करना पड़ेगा, गाड़ी को तेज चलाना पड़ेगा। तो गाड़ी जब तेज चलेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वायु का प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण निश्चित होगा। और वायु प्रदूषण के लिए हमें क्या, वाहन सबसे पहला जिम्मेवार। हमको सब कुछ ज्यादा चाहिए, बढ़िया चाहिए, क्वालिटी में चाहिए। तो क्वालिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कारखाना। पहले हम लोग देखते होंगे, पहले ब्रेड वगैरह जो बनता था, पावरोटी जिसको कहते हैं, लोफ, पावरोटी जो कहते थे पहले, छोटा छोटा भट्टी में बनता था। ठीक है, अभी क्या हो गया? बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे, बड़े बड़े बिस्किट के फैक्ट्री खुलने लगे, बड़े बड़े सभी चीजों के फैक्ट्री खुलने लगे। तो उसके कारण क्या हो गया? धुआं भी लगातार फैक्ट्री से निकलना शुरू हो गया। धुएं से जो है इसका वायु प्रदूषण बढ़ गया। फिर देखिए जल प्रदूषण की चर्चा। जल प्रदूषण क्या है कि जल प्रदूषण
हमारा जो है गंदा पानी, है ना, गंदा पानी से संबंधित बातें हैं कि गंदे पानी कैसे बढ़ रहे हैं। तो गंदा पानी की समस्या देखते होंगे आप कि इतने सारे जो है केमिकल प्रोसेस, है ना, होता है। कानपुर में आप देखते होंगे चमड़े का उद्योग है। पटना का गांधी मैदान, सॉरी, पटना का जो गंगा है उसको, उसकी भूमिका आप देख रहे होंगे। वाराणसी की गंगा है, उसकी भूमिका देख रहे होंगे। तो लगातार आप इस चीज से परिचित हैं कि कैसे पानी गंदा किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद इसका रसायन का लगातार उपयोग करना, है ना, केमिकल प्रोसेस, लगातार चमड़े को ठीक करने के लिए केमिकल डाला जाता है, और वही केमिकल जो है गंगा में जा करके विसर्जित हो जा रही है। वही गंगा में हम, वही गंगा का पानी हम लोग अगर नहाने में, धोने में अगर यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भूमि प्रदूषण, है ना, भूमि प्रदूषण भी बहुत बड़ा समस्या है। इसमें कचरा हो, प्लास्टिक हो, रसायन हो, इस सब चीज का हम लोग यूज करके और भूमि को भी क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। वनों की कटाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये यही आ रहा है, वनों की कटाई। आजकल हम लोग देखते हैं कि पहले वन होते थे, और वन होते थे तो क्या होता था कि वहां पे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता था, हमारा वातावरण सुरक्षित रहता था, समय पे वर्षा होती थी, समय पे धूप होता था। ये सारी समस्याएं जो है वनों की कटाई से शुरू हो गया है ना, ये सब समस्याएं जो है वनों की कटाई से शुरू हो गया है। और इससे एक समस्या और हो गया कि जंगल, जंगल कटने के बाद बहुत सारे जंगली जानवर जो है कहाँ आने लगे, घर की ओर दौड़ने लगे, गांव की ओर दौड़ने लगे। जिससे क्या हो गया कि लोग अभी बहुत सारे देखे होंगे, एक ट्रेन से लगभग 8 से 9 हाथियां असम में, 8 से 9 हाथी जो है ट्रेन के चपेट में आ गए। बताइए, 8 से 9 हाथी जो है ट्रेन के चपेट में आ गए, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही है कि उन लोग का घर जो है, आवास है, उन लोग को तोड़ा जा रहा है, उन लोग का घर को खत्म किया जा रहा है। और उनका जब घर खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे? वो तो नया घर की तलाश करेंगे। और उसी कारण क्या हो गया कि 8 से 10 हाथियां जो है वो ट्रेन से कट करके मर गए। देखिए, फिर वनों की कटाई हो गया, फिर ओजोन परत का क्षरण। अब लगातार हम लोग एसी यूज करेंगे, फ्रिज यूज करेंगे, है ना, तो ओजोन परत का क्या होगा, क्षरण होगा, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा निकलेगा, है ना, और उसके कारण क्या होगा, ओजोन परत का क्षरण होगा। और जो ओजोन परत जब क्षरण होगा तो आप समझते हैं कि अल्ट्रावायलेट रे जब हमारे शरीर पर पड़ेगा तो त्वचा का कैंसर शुरू हो जाएगा। तो ये सब सारी समस्याएं। फिर जलवायु परिवर्तन, अब इससे रिलेटेड जितने भी सब है वो जलवायु परिवर्तन का ही हिस्सा है। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। अब इससे आगे हम लोग आते हैं कि क्या क्या ये समस्याएं उत्पन्न होगी। देखिए, अगर वातावरण की परतें देखा जाए तो कौन कौन सा लेयर में ये परत है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है हम लोग समताप मंडल की ओर। ये जो है ओजोन परत सबसे पहले यहाँ है। देखिए, सबसे नीचे में जो है हम लोग के जस्ट ऊपर जो होता है, हम लोग के जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। और उसी के ऊपर जो होता है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। और समताप मंडल के जस्ट ऊपर में जो, उसी के बीच में जो होता है वो ओजोन परत होता है। एक लेयर बना हुआ है, ये लेयर देखिए, ये लेयर जो आपको दिख रहा है, ये लेयर जो है आपका, ये ओजोन परत का है। और ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। अगर ये ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन की परत जो है, जैसे जैसे पतला होगा, ओजोन परत जैसे जैसे पतला होगा, वो क्या होगा कि जो है रे जो है यहाँ पे क्या होगा, आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रे आना शुरू होगा, क्या होगा, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा वातावरण जो है, जलवायु में सुधार करना पड़ेगा, एसी कम यूज करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर कम यूज करना पड़ेगा, ये सब चीजों की समस्या ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मध्यमंडल, तापमंडल, है ना, वायुमंडल, ये सब चीज जो है इसमें आता है। फिर देखिए, उसी से संबंधित ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, ये याद रखिएगा। उसी में देखिए दिया हुआ है कि ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं, है ना, निचला मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होता है। हानिकारक वायु प्रदूषण, है ना, ये सब सारा चीज जो है इसी में आता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश, NOx, VOC, सतली ओजोन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस जो है, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये समस्या जो उत्पन्न हो रही है, इसके हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, है ना, पेड़ लगाना पड़ेगा। और पेड़ लगाएंगे तो ये सब समस्या दूर होगी, है ना। उसके बाद जो उनकी रक्षा भी करना है, पेड़ लगा करके ऐसा नहीं कि हम लोग देखते हैं कि रोड के किनारे पेड़ लगा दिए, उधर से कोई बकरी आया चर के चला गया। ठीक है, इस पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, है ना, जब भी जाए बाजार में तो थैले का उपयोग करें, है ना। जब जहां से हमको ना के बराबर जब सोर्स हो तो वहां पे प्लास्टिक ले सकते हैं, लेकिन जहां पे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं वहां पे हम क्या करेंगे,
प्लास्टिक का उपयोग करेंगे। उसके बाद दिया हुआ कचरे को अलग अलग करना, है ना, गीला को अलग और सूखा को अलग, ताकि इसका रिसाइकल क्या कर सके, हम लोग रिसाइकल कर सके। देखिए कोई ऐसा चीज होते हैं, देखते होंगे प्लास्टिक का बोतल चुन चुन के लोग ले जाता है ना। अब प्लास्टिक का बोतल एक ही में भर देंगे और सारा चीज एक ही में भर देंगे तो उसको चुनने में दिक्कत होगा। इसके कारण क्या करना चाहिए कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जल और बिजली की बचत, जल का भी बचत करना है, क्योंकि जल है तो कल है, कहते हैं ना, एक स्लोगन भी है हमारा, जल है तो कल है। अगर जल को बचाते हैं तो कल के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर सेव करेंगे, है ना, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे। आने वाला पीढ़ी आपको जब पूछेगा कि हमारे लिए आप क्या करके रखे, तो आप बताइएगा कि हम क्या किए हैं, जल बचा करके रखे हैं, क्योंकि कल क्या हो, हमारा सुरक्षित हो। इसके लिए फिर हम लोग बिजली की बचत, बिजली की बचत कब करेंगे हम लोग, जब पानी को सेव करेंगे। अब पानी को बचाएंगे तो बिजली, कहते हैं कि पानी बचाओ बिजली बचाओ, है ना, उसी से संबंधित है, बिजली बचाते हैं। जब बिजली बचाते हैं तो उसका उपयोग क्या करते हैं, बिजली का और दूसरा जगह पे इसका उपयोग होता है। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, हमेशा क्या करना चाहिए, अगर हम संभव हो सके तो सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक में क्या होता है कि आप एक बस में 50 लोग जाते हैं, एक बस में 50 लोग जाते हैं, और वहां 50 लोग ना जाकर के अगर 50 को अलग अलग वाहन से जाएंगे तो क्या होगा, प्रदूषण ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कहिएगा सर बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। यह समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि 50 गाड़ी की धुएं अलग अलग निकलेगी। और वही आज दिल्ली में जो है खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में देख रहे होंगे लगातार इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं कि वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है, ठीक है। तो ये इसकी समस्या एक ही है कि सबको क्या कर रहे हैं, प्राइवेट अपना गाड़ी से सब क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को इस पर जो है रोक नहीं लगा पा रहा। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग इसमें कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। दूसरा है जैविक उत्पाद का प्रयोग, है ना। जैविक उत्पाद का कहने का मतलब है कि जैविक उत्पाद, है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक वगैरह जितने भी सामान, ऐसे जैविक खाद उसको कह सकते हैं जो आसानी से क्या हो सके, बायोडिग्रेडेबल हो सके, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट में डाल सकते हैं, उसका खाद बना सकते हैं, है ना, उसको केचुए की मदद से जो है उसका नेक्स्ट खाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जैविक उत्पादक, है ना, जैविक, ऑर्गेनिक, आप इंग्लिश में समझ रहे होंगे ऑर्गेनिक, ठीक है, तो उसी को कहते हैं जैविक उत्पाद, समझ गए। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक। अब सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग कैसे इसका निराकरण करना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए, उसके बारे में कुछ पहल बताया गया है। देखिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के बारे में बताया गया है, और उसी से संबंधित ये बात है। ऐसा प्लास्टिक जिनका एक बार ही इस्तेमाल किया जा सके उसको क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। इन्हें ना ही हम ठीक कर सकते हैं, ना ही डिस्पोजल किया जा सकता है, रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। अब बताइए पतला पतला देखते होंगे जो लोग पानी पी करके जो है प्लास्टिक का गिलास को फेंक देते हैं, वो क्या सिंगल यूज प्लास्टिक है, फिर से उसको यूज नहीं कर सकते, उठा करके हम लोग पीते भी नहीं है। तो उस तरह का जो एक बार हम यूज कर सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है उसको क्या कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं प्रदूषण बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं, सबसे ज्यादा भूमिका अगर निभाते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक निभाते हैं। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जब हवाएं तेज चलती है तो इधर से उड़ करके एक साइड पूरा बह करके चले जाते हैं, और एक जगह जाकर के क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर पता चलता है इधर से हवा पड़ते हैं तो इधर से उड़ करके चला जाता है। यानी वो इतने हल्के होते हैं कि जगह जगह पे क्या करते हैं, उड़ करके वो जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बारे में देखिए दिया हुआ है एक कि हम लोग अब क्या करते हैं, स्टॉप स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, इसको हमको स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप करेंगे, तो ऐसे करके आप देखिए कि कैसे हम लोग प्लास्टिक का बोतल को जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जगह जगह पे अगर प्लास्टिक का बोतल हमको मिलता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दिया यार रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम मतलब खपत करना। जैसे हम लोग पानी का खपत कम करेंगे यानी बचाएंगे पानी को, बिजली को बचाएंगे। अभी हम लोग बताया ना कि पानी अगर बचाते हैं तो कल के लिए फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे उसका। तो कहते हैं जल बचाओ कल भी बचाओ, है ना। उसके बाद हमारा बिजली बचाओ, ये तो चीज को क्या करना है, बचाना है। उसके बाद रीयूज, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, है ना, फिर से उसको क्या करना, उपयोग करना, फिर से उसको उपयोग करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीजों हैं जिसका हम लोग थैला ले लिए, मोटा थैला, उसको हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम लोग उपयोग करते रहते हैं। देखिए एक थैला लेकर के जा रहा है ना। उसके बाद रिसाइकल, कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनको फिर से हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कार्टून, कार्टून देखे होंगे, बड़ा बड़ा कार्टून आता है, वो अगर एक
बड़ा बड़ा फेस में है तो उसको क्या करता है, गला करके फिर से कार्टून बना सकता है, तो उसको कहते हैं रिसाइकल। क्या कहते हैं? रिसाइकल। आपको समझ में ये आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैव विघटित पदार्थ वे पदार्थ पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें जैव विघटित कहते हैं। अभी आपको पता है ऑर्गेनिक से संबंधित बातें, वही ऑर्गेनिक से ही संबंधित बातें हैं ये। और जैव विघटित का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जैव से विघटित मतलब विघटित का मतलब होता है सड़ गल करके एक जगह क्या होना, सड़ गल जाना, उसी को कहते हैं विघटित मतलब टूट जाना। विघटित का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। विघटित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, ऐसा नहीं कि मशीन के द्वारा उसको गलाना, प्राकृतिक रूप से, यानी 10 दिन या 12 दिन में गड्ढा में डाल दीजिए और गड्ढा में क्या हो, धीरे 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 वो अपने आप गलेगा। और गलने के बाद जो प्राकृतिक रूप से सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विघटित कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक कहते हैं ना। आराम से डाल दिए कंपोस्ट में, फिर कंपोस्ट में जब 10 से 12 दिन हो जाता है, गल जाता है, तो निकाल करके खेत में डाल दीजिए। ये चीज हो गया। फिर देखिए हम लोग इसके उदाहरण दिया हुआ है ना, सब्जियों के छिलके। अब घर के बाहर छोटा सा एक गड्ढा बना करके रख दीजिए और जितने सारे सब्जियां छिलते हैं, काटते हैं, सबको क्या कीजिए, उसमें डालते चले जाइए। तो क्या होगा, एक जगह वो सड़ गल के वो क्या हो जाएगा, एक खाद के रूप में उपयोग हो जाएगा वो। उसके बाद इसका कागज हो गया है ना, पत्ती हो गया, भोजन का कचरा हो गया। भोजन का कचरा का मतलब आलू का छिलका है ना, बाकी और तरह का जो छिलका होता है ना, वो सब छिलका हो गया। उसके बाद इसका लाभ क्या क्या है, देखिए। अगर ये सब हम लोग करते हैं, सब्जियों के छिलके, कागज, पत्ती, भोजन का कचरा अगर एक जगह पे जमा करते हैं, तो इससे लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि पर्यावरण को कम नुकसान होगा। क्या होगा? पर्यावरण को कम नुकसान होगा। और इसका खाद और कंपोस्ट बनाया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इसको क्या बनाया जाएगा? खाद बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग हम लोग ऑर्गेनिक में कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे गोबर जब मिला करके देते हैं, उसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए इधर दिया हुआ है कि ठोस अपशिष्ट के प्रकार। ठोस अपशिष्ट क्या होता है कि जैव और अक्रमणीय है ना अपशिष्ट है ना, उसमें क्या होता है कि जैविक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में विघटित हो जाते हैं। अभी बताएं कि मिट्टी में मिल जाते हैं आराम से, है ना, सोल्यूबल हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अपशिष्ट पदार्थ। अरे होता है गैर। गैर मतलब होता है कि नहीं मिलेगा ये क्या होगा, मिल जाएगा और ये नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो जब नहीं मिलेगा तो यानी ये क्या होगा, गैर हो जाएगा ये। और नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे अपशिष्ट आसानी से विघटित नहीं होते हैं। जैसे अब प्लास्टिक, कहिए प्लास्टिक को प्लास्टिक में मिट्टी में मिलने के लिए, लेकिन ना बाबा हम तो नहीं मिलेंगे, ये तो क्या है, मेरा बिरादरी का नहीं है, यानी हमारे बिरादरी का होगा वही मिलेगा। तो ये जो गैर जैव अपशिष्ट पदार्थ जो है वो हमारे बिरादरी का नहीं है। अगर हमारे बिरादरी का नहीं है तो भाई हमारे बिरादरी में कैसे रहेगा वो, तो बिल्कुल वो अलग रहना चाहेगा। जैसे कांच, कांच मिट्टी में कभी नहीं मिल सकता है। प्लास्टिक हो गया, धातु का चीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पदार्थ हो गया, थर्मोकोल हो गया, ये सब जितनी सारी चीजें हैं वो मिट्टी में नहीं मिल सकता, इसलिए क्या होता है, वो अपशिष्ट नहीं होता, यानी गैर जैव होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए गैर हो गया अविघटित। अविघटित का मतलब हो गया कि वो विघटित नहीं होगा, वो मिलेगा ही नहीं। वो क्या होगा, सबसे अलग रहेगा, बोलेगा कि भाई हम अकेले मस्त हैं, है ना, लेकिन क्या करेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाते चले जाएगा। तो ये जो है जैव अविघटित पदार्थ है। वैसे पदार्थ जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। अब बताइए, प्लास्टिक को एगो गड्ढा में डाल दीजिए, एगो बना करके, देखिएगा बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक वैसा ही पड़े रहते हैं। बहुत वैसा ही पड़े रहते हैं, मतलब सड़ते हैं ना गलते हैं। कहते हैं ना कि सड़ते हैं ना गलते हैं, वैसा ही पड़े रहते हैं। उसी तरह से ये होते हैं अविघटित, यानी विघटित टूटते नहीं है ये, वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गया है ना, आपका थर्मोकोल हो गया है ना, शीशा हो गया, ये बहुत सारे चीज इस तरह की चीज है, जो रबर हो गया, ये सब चीज क्या होते हैं, गलते नहीं है ये सब, है ना। उसके उदाहरण में देखिए, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, पॉलिथीन हो गया, धातु के डिब्बे हो गए। अब ये सब चीज जब गलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाएगा सर, हम लोग को नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। अब बताइए गलेगा नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा तो उर्वरता की कमी हो जाएगी। और उससे हानि क्या क्या होने वाला देखिए, भूमि और जल प्रदूषण क्या होगा। अब मिट्टी में जब मिल जाएगा क्या, कांच, मिट्टी में जब कांच मिल जाएगा तो
क्या होगा, जल का प्रदूषण होगा, उसमें क्या होगा, आएगा छोटे छोटे कण आएगा, किसका, सीसा का कण आएगा, और वो सीसा का कण अगर हमारे पेट में जाएगा तो क्या होगा, बहुत कुछ कण अगर हमारे शरीर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। उसी कारण क्या होगा, जीव जंतुओं के लिए खतरा, जीव जंतु के लिए भी खतरा है। अगर बताइए कि जीव जंतु अगर शीशा उसा जहां तहां फेंका रहे तो लोग भी क्या करता है, जीव जंतु भी पेड़ पौधे से ही खाना लेते हैं, मिट्टी में रहते हैं, है ना, जंगल में रहते हैं, तो उन लोग को भी ये सब खतरा होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है कि ये दोनों चीजों को जो है विशेष खतरा होती है। ठीक है, भूमि और जल प्रदूषण, और क्या होता है, जीव जंतु के लिए खतरा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आगे दिया हुआ है, ओजोन क्षरण। अब देखिए हम लोग ओजोन परत पर आते हैं। ओजोन परत क्या होता है, अभी हम लोग बता रहे थे कि ओजोन लेयर जो है पतला होते जा रहा है। ओजोन का जो लेयर है वो क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। अब पतला होते जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाएगा, और नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होता है, वो ओजोन परत जब नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा, त्वचा कैंसर। क्या होता है, स्किन कैंसर। यानी स्किन कैंसर कहने का मतलब होता है इतना खतरनाक रूप ले लेगा कि हर आदमी का स्किन क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। अब स्किन जब जलने लगेगा तो एक तरह का कैंसर हो जाएगा वो। अब कोई भी आदमी बच पाना क्या होगा, सभी को मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए क्या होगा, हमको इसमें बचाव करना पड़ेगा, है ना, बचना पड़ेगा कि कैसे हम उससे बचें, कैसे उसको हम रोकें, इसके लिए हमको इसका उपाय करना पड़ेगा। तो ओजोन जो होते हैं, ओजोन क्षरण जो होते हैं, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। देखिए ओजोन परत क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है उससे ओजोन परत जो होता है वो रक्षा करता है, यानी वो रोक करके रखता है। एक तरह का छाता का काम करता है वो। बारिश आ रहा है, हम लोग जब बचना रहता है तो क्या करते हैं, छाता को लगा लेते हैं कि भाई छाता लगा लिया, हम क्या करेंगे, बच जाएंगे। उसी तरह से ओजोन जो होता है, ओजोन लेयर जो होते हैं, ओजोन परत जो होते हैं, यानी O3 जो होते हैं, वो O3 ये भी एक तरह का छाता का काम करते हैं। क्या करते हैं, छाता का काम करते हैं। और जब छाता का काम करते हैं तो ये हमको रोक करके रखते हैं, नहीं भाई नीचे हम जाने नहीं देंगे तुमको। और जब नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे, अब छाता ही खराब हो जाए तब क्या करेंगे भाई, छाता डिस्टर्ब करने लगे तो क्या करेंगे, तब तो पास हो जाएगा, है ना। पानी जब पास होगा तो नीचे भीग जाते हैं हम लोग। उसी तरह से क्या होता है कि ओजोन परत जो होता है उसका लेयर जो है वो पतला होते जा रहा है। ठीक है, और जब ओजोन परत का लेयर जब पतला होते चला जाता है तो अल्ट्रावायलेट के जो किरणें आती है वो सीधा सीधा क्या होता है, मनुष्य पे पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब पड़ता है तो वो स्किन कैंसर का रूप ले लेता है, जिसके कारण इसका बचना मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें इसके लिए हमको मुख्य कारण क्या है इसमें, अब बताइए कि ओजोन लेयर को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सीधा सीधी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो आता कहाँ से है, तो फ्रिज से। मतलब बहुत सारा फ्रिज यूज करते हैं ना, आराम से घर में खोलते हैं, ठंडा पानी निकाल करके पीते हैं, है ना, सारा चीज हम लोग फ्रिज से। गर्मी में तो हमको लगता है कि मैक्सिमम घर में यूज होता है फ्रिज, जो सबसे ज्यादा क्या करता है, वहीं से निकलता है गैस, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद होता है एसी। एसी भी हम लोग यूज करते हैं, भाई पूरा पैसा आ गया है, एसी भी लगाना बहुत जरूरी हो गया। लेकिन इसका जो खतरा है बहुत दूरगामी खतरा है, इसका जो है बहुत खतरनाक खतरा है। उसके बाद आपका स्प्रे। स्प्रे भी जो औद्योगिक में हम लोग यूज करते हैं, है ना, रसायन के रूप में, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, CFC का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य कारण है। और इस मुख्य कारण से बचने के लिए जो है हम लोग के पास एक ही उपाय है कि इसको क्या करना चाहिए, कम से कम इसका उपयोग करें। जब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एसी का थोड़ा सा कम उपयोग करेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होगा, अब बताइए सब, ये तो हम लोग समझेंगे इसका कारण क्या है, लेकिन अब इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा। तो देखिए त्वचा का कैंसर सबसे पहले क्या होगा, त्वचा का, देखिए क्या होगा कि त्वचा कैंसर होगा, क्या होगा, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर हो जाएगा। आंखों की बीमारी, देखिए एक नया बीमारी आ गया, आंखों की बीमारी। फसलों और जीवों को नुकसान होगा, बिल्कुल फसल को भी नुकसान होगा और जीव को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रे आना शुरू हो गया तो सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा, और सारे जितने भी जीव जंतु हैं सबको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। उसके बाद CFC मुक्त उपकरणों का उपयोग, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद अपनाना पड़ेगा। यानी CFC से मुक्त, यानी CFC जिसमें ना निकले, CFC जिसमें ना निकले उस उपकरणों का उपयोग हमको करना पड़ेगा, उस उपकरण का जिसमें CFC नहीं निकलेगा। बाबा CFC नहीं निकालना है हमको, वैसा उपकरण का हमको उपयोग करना पड़ेगा, पर्यावरण को अनुकूल बनाना पड़ेगा, और पर्यावरण से हमको
मित्रता हम लोग दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग बहुत सारा पढ़े कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ओजोन हम लोग का इसे एक समझौता हुआ था आपका, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना में ये कन्वेंशन हुआ था। वहीं ये 1985 में कब हुआ था, 1985 में कन्वेंशन हुआ था जहाँ पे ओजोन पर बात किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पे ओजोन से संबंधित बातें की गई थी कि भाई हमको पर्यावरण की रक्षा करना, ओजोन से हमको बचना है। तो वहाँ पे किया गया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। इसी दिन जो है हम लोग क्या किए थे, भारत पे हस्ताक्षर किया था कि नहीं हम भी इस चीज को मानेंगे, और आगे जाकर के इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में ये किया गया। और देखिए ये अभी आपको बता रहे थे इसके पहले कि ओजोन परत का संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को। ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें वातावरण की कुछ कुछ पढ़ते हैं। देखिए वातावरण की कौन कौन सा परत हम लोग इसमें पढ़े थे कि क्षोभ मंडल जो होता है जहाँ पे हम लोग विमान उड़ाते हैं, देखिए ना, हम लोग विमान उड़ाते हैं। आप सोच के देखिए 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर में ना, यहाँ पे पृथ्वी है, ये क्या हो गया हमारा पृथ्वी, इतना सुंदर पृथ्वी है हम लोग का। और इस पृथ्वी का जस्ट ऊपर में जाते हैं 0 से 12 किलोमीटर, कितना, 0 से लेकर के 12 किलोमीटर की दूरी पर, कितना, 0 से लेकर के 12 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, क्षोभ मंडल खत्म हो जाता है। यानी क्षोभ मंडल जो है उसके बीच में 0 से लेकर के 12 किलोमीटर के बीच में क्या है, आपका क्षोभ मंडल है। और यहीं से क्या होता है, विमान उड़ना शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर फिर क्या है, ओजोन परत है ना। ओजोन परत जिसको कहते हैं क्या, समताप मंडल। यानी फिर 13 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में अगर जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, समताप मंडल मिलता है, समताप मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए अब 51 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में, 51 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में अगर हम लोग जाते हैं तो इसको कहते हैं मेसोस्फीयर। क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर, यानी मध्य मंडल, है ना। मध्य मंडल का मतलब हो गया कि बीच में यह मंडल है। कौन सा मंडल है ये, बीच में मध्य मंडल है। उसी में क्या है, उल्का पिंड, जितने सारे उल्काएं पिंड होते हैं सब क्या है, इसी में है। आप समझिए कि उल्का पिंड जितने सारे चीज है सब कहाँ होता है, इसी में मध्य मंडल में होता है। अब जस्ट इसी के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, मध्य मंडल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 81 से लेकर के 800 किलोमीटर, कितना, 81 से लेकर के 800 किलोमीटर के बीच में इसको कहते हैं तारा ताप मंडल। कौन सा मंडल, ताप मंडल कहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है, जहाँ पे उपग्रहें होती है। देखिए बहुत सारा उपग्रह भारत अभी लॉन्च किया है ना, सेटेलाइट, बहुत सारा सेटेलाइट लॉन्च किया है। जब सेटेलाइट जाता है तो पता है कहाँ जाता है सेटेलाइट, यहीं पे जाता है ताप मंडल में। कहाँ जाता है, थर्मोस्फीयर में जाता है। सोचिए कि यहाँ से लेकर के 800 किलोमीटर दूर, अब समझ जाइएगा 800 किलोमीटर दूर कितना होगा, उतना ऊपर जाता है। 800 किलोमीटर दूर ऊपर जाकर के क्या करता है, उपग्रह जाता है, और वहां से बहुत सारे सेटेलाइट से फोटो खींच करके और हमको क्या करता है, वो भेजता है। तो सोचिए ये भी एक बहुत बड़ा है ना वैज्ञानिक मतलब उपकरण है जो हम लोग को क्या करता है, मदद करता है हमारे जीवन में। उसके बाद देखिए इसके ऊपर जो है, जहाँ पे अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान उड़ते हैं उसको कहते हैं बाह्य मंडल। क्या कहते हैं, 800 से 1000 किलोमीटर के ऊपर में बाह्य मंडल होता है। तो ये हम लोग वातावरण की पढ़ते कुछ कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ इसमें चीजें हम लोग आगे दिया हुआ है, तो देखते हैं कुछ दिया हुआ है क्या है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत की जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हम लोग 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर तीसरा है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, बताइए। ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन से। कैसे मापा जाता है, डॉप्सन से मापा जाता है। डॉप्सन की इकाई है, डॉप्सन अगर बोला जाए तो इसके मापने का क्या है, एक इकाई है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, अभी ये बताया हमको कि ओजोन परत जो है वो किसमें किसमें है, तो समताप मंडल में। किसमें है, समताप मंडल में है ये ओजोन परत। उसके बाद दिया है कि ओजोन परत जो होते हैं सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, तो परावैंगनिक किरण। कौन सा, परावैंगनिक किरण, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे। कौन सा किरण कहते हैं उसको, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, यूवी, है ना, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है।
अब बताइए ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, तो शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है, फ्रीज हो गया, है ना, फ्रीज हो गया, AC हो गया, है ना, स्प्रे हो गया, ये सब सारे चीजें जो है क्लोरोफ्लोरो का मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। जैविक संगठक किसको कहते हैं और अजैविक संगठक किसको कहते हैं? ठीक है, जैविक और अजैविक संगठक। देखिए जैविक संगठक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूस करता है ना, उत्पादन करता है ना, जो पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्पादक। एक हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब हो गया कंज्यूमर, जो कस्टमर जिसको कह सकते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। उपभोग करने का मतलब होता है हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। उपयोग करने का मतलब जो इसका उपयोग करता है उसी को कहते हैं उपयोग। उसके बाद होता है अपघटक। अपघटक और वियोजक। अपघटक का मतलब हो गया जो इसको नष्ट करते हैं ना, नष्ट करते हैं, उसके बारे में। तो जैविक संगठक का 3 स्रोत हो गया: उत्पादक जो पैदा करता है, उपभोग यानी जो इसका उपयोग करता है, और अपघटक का मतलब हो गया जो इसको तोड़ता है, अलग अलग चीजों में कण में तोड़ करके क्या करता है? बराबर करता है। ठीक है, वियोजक। वियोजक का मतलब ही होता है तोड़ना। वियोजक का मतलब हो गया तोड़ना। ठीक है, अब देखिए, अब उत्पादक जो होता है, जो पैदा होता है, वो कहाँ से होता है? तो पैदा जो होता है वो पादप जगत। पादप जगत का मतलब क्या हो गया? पादप जगत का मतलब हो गया पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे हो गया पादप जगत। पादप मतलब हो गया पेड़ पौधे। अगर एनिमल कहते हैं तो वो मनुष्य होता है, यानी जंतु होता है। लेकिन ये पादप हो गया मतलब पेड़ पौधे की चर्चा की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं उपभोक्ता। देखिए उपभोक्ता में हम लोग उपयोग करने वाले 3 लोग होते हैं, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 चीज होते हैं। और ये तीनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, कि प्राइमरी क्या होते हैं। तो प्राइमरी क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है कि पेड़ पौधे होते हैं ना। सबसे पहले क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो अब समझिए, पेड़ पौधे हो गए सबसे पहले। इसको कौन खाता है? इसको कहिएगा सर खरगोश खा जाता है। क्या खाता है? खरगोश खाता है। खरगोश खाता है। अब खरगोश को कौन खाता है? कहिएगा सर खरगोश को तो कोई जानवर ही खाएगा इसको, है ना। तो ये हो गया प्राइमरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस तरह का एक चेन बनता है ना। फिर ये खरगोश खाया, फिर खरगोश को फिर कुत्ता सियार खा गया, फिर सियार को कोई दूसरा चीज खा गया, है ना। तो इस तरह का जो है ये सर्किल साइकिल बनता है। और साइकिल से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का आगे हम लोग देखेंगे। इसका फिगर भी बना हुआ है, हम लोग फिगर के माध्यम से हम लोग ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए ये हो गया हम लोग जैविक संगठक के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अजैविक संगठक। अजैविक संगठक किसको कहते हैं? सबसे पहले कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ये 3 चीजों में भी बटा हुआ है। ठीक है, ये 3 चीजों में बटा हुआ है। और कार्बनिक का मतलब हो गया क्या? जल, लवण और गैस, है ना। देखिए कार्बनिक का मतलब हो गया जिसमें कार्बन की मात्रा हो। कार्बनिक सिंपल सी वही बात है कि भाई कार्बन, देखिए कोई भी चीज अगर लिखा रहता है तो उसका कहीं ना कहीं क्या है, उसका उस मीनिंग से रिलेटेड रहता है। ठीक है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम लोग मूल चीज को नहीं समझेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसमें कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन से समझ जैसे क्या है, जल में भी कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। लवण में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस, ये सब जो होते हैं अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भौतिक। भौतिक हो गया क्या? भौतिक जो हमको आसपास फील करते हैं, देखते हैं, है ना। जैसे ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु, ये सब क्या है? भौतिक में हो गया। ठीक है, तो अजैविक संगठक और जैविक संगठक के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या हो गया? यही जैविक। जैविक, ठीक है, जैविक मतलब बायोटिक हो गया। और ये हो गया अजैविक। अजैविक, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, अब देखिए इसमें लिविंग थिंग्स और इसमें आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग अगर हिंदी में कहते हैं जैविक और अजैविक, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स।
तो देखिए लिविंग थिंग्स में आपको पता है प्लांट आते हैं, है ना, एनिमल आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, फंगस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ये सारा चीज जो आते हैं वो लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, सब बच्चे 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 लोग समझते होंगे, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा इसमें हम लोग रिविजन कर लेते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं, वाटर आते हैं, सॉइल आते हैं, लाइट है, मिनरल्स है और एयर है। ठीक है, अब ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ आगे और पढ़ते हैं। फूड चेन अभी आपको बता रहे थे, प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सबसे पहले देखिए, ग्रीन प्लांट क्या किया, बहुत अच्छा से खिला हुआ है ना, ग्रीन प्लांट खिला हुआ है, और ये क्या हो गया, उत्पादकता, क्या हो गया ये, उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब हो गया जो उत्पादन करने वाला है ना, उत्पादन क्या हुआ है, तो प्लांट हुआ है ना, उत्पादकता हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये देखिए इसको खाया कौन, प्राइमरी में, प्राइमरी कंज्यूमर आ गया यानी प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता ना, प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर क्या किया, ग्रास होपर, ग्रास होपर आप पता होगा टिड्डा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टिड्डा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टिड्डा, ग्रास होपर ना, इसको गांव तरफ लोग अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ग्रास होपर हो गया। फिर ये ग्रास होपर को कौन खा जाता है, बताइए, फ्रॉग, मेढक खा जाता है ना, ये बहुत मेढक खा जाता है, टर टर करता है और खा जाता है ना। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया ये, है ना, द्वितीयक, द्वितीयक हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता हो गया, इसके बाद फिर मेढक को कौन खा जाता है, तो मेढक को खा जाता है कौन, हमारा सांप, क्या खा जाता है, ये सांप खा जाता है। और ये सांप को फिर कौन खा जाता है, चील खा जाता है। और चील को कौन खाता है, फिर फंगस खा जाता है, इसको छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा सब खा जाता है। तो ये फाइनल कंज्यूमर ये हो गया, है ना। तो इसी तरह से ये चेन क्या होता है, चलते रहता है, फिर ये फंगस बनता है, फिर ये फंगस से ये पेड़ पौधा बना, फिर पेड़ पौधा से ग्रास होपर खाएगा, फिर ग्रास होपर से ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, और ये क्या होता है, ये चेन बनते रहता है। अगर ये चेन ना बने, ये साइकिल ना बने, तो पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है ना। इसीलिए कारण क्या होता है कि ये चलते रहता है साइकिल। ठीक है, फूड साइकिल, ये खाद्य श्रृंखला इसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला इसको आराम से कहते हैं। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइकिल हमारा गड़बड़ा गया तो सोचिए कि सारा चीज क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह से ये खाद्य श्रृंखला ये भी है ना। प्रोड्यूसर यहाँ पे घास होगा, घास को कौन खा गया, प्राइमरी खाया, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी गया, सेकेंडरी से फिर टर्सरी गया, और टर्सरी फिर मरा तो कौन क्या आया, टर्सरी फिर मर गया तो गिद्ध लोग खाया, गिद्ध को कौन खाया, फिर ये खाया, फिर यहाँ से ये खाया। ये सब चीज जो होता है, ये साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग लिंडेमान का 10% का नियम पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मतलब ये इसको समझने वाला टॉपिक है। ऊर्जा जो होते हैं वो कैसे कैसे हमारे चीजों में चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंडेमान का 10% नियम, लिंडेमान का 10% नियम, देखिए क्या कहता है, लिंडेमान का 10% नियम पारिस्थितिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे 1942 में रेमंड लिंडेमान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका जो प्रतिपादन किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रेमंड लिंडेमान, रेमंड लिंडेमान। ठीक है, उसके बाद देखिए इस नियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण, अब बताइए कि हम खाएं, जैसे क्या हुआ कि प्राइमरी जो खाया, प्राइमरी हम लोग अभी फूड चेन में चल रहे थे। देखिए फूड चेन में अगर हम लोग चल रहे थे तो इसमें देखेंगे ये जो है, देखिए इसके पास अगर, इसके पास अगर क्या होता है कि अगर 1000, इसके पास 1000 क्या हो गया, ऊर्जा हो गई, 1000 जूल कहिए, है ना, 1000 जूल इसके पास क्या है, ऊर्जा है। तो ये क्या हो गया कि इसके पास जब, इसके पास जब जाएगा तो इसके पास 10% इसका जाएगा, कितना जाएगा, 10% जाएगा। इसके पास जब 10% जाएगा तो इसका 10% कितना होगा, 1/10। अब 1/10 जाएगा तो कितना जाएगा, ये 100 जूल ही जाएगा इसके पास। अब फिर इसका जब आगे जाएगा तो ये क्या जाएगा, फिर 10% ही जाएगा, और 10% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो जाएगा 10% जाएगा। इस तरह से क्या होता है, लिंडेमान का जो नियम है वो 10% क्या होता है, ट्रांसफर होता है, 10% ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखिए तो ऊर्जा का स्थानांतरण एक खाद्य श्रृंखला में जब ऊर्जा एक पोषण स्तर में से अगले स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरित कर पाती है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है,
एनर्जी जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कितना होता है? 10% होता है। आपको सीधा पूछा जाएगा कि लिंडेमान का नियम जो होता है वो कितने प्रतिशत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, तो आपको सीधा क्या बताना है? सीधा 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, आप बताइए ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास का मतलब होता है ऊर्जा का हानि कितना हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा का हानि कितना हो रहा है, तो शेष 90%, कितना? 90% ऊर्जा चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, श्वसन, है ना, ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाता है। बाकी 10% क्या होता है? 10% पर ट्रांसफर होता है और बाकी 90% क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि 10% ही हमारा ऊर्जा क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं, बाकी 90% नष्ट ही हो जाता है। ठीक है, अब बताइए खाद्य श्रृंखला की सीमा, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, इसीलिए खाद्य श्रृंखलाएं आमतौर पर 4 या 5 स्तरों तक ही सीमित होती है, क्योंकि इसके बाद ऊर्जा बहुत ही कम बचती है। क्या बताइए, हर बार 10% 10% 10% घटेगा, उसके बाद बचेगा क्या? उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बोला गया है 4 से 5 स्तर। कितना स्तर? 4 से 5 स्तर के बाद ऊर्जा उसके पास बचती ही नहीं है। बहुत कम ऊर्जा क्या होती है? बचती है। उदाहरण के रूप में देखिए, यदि सूर्य से पौधों को 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पौधे जो होते हैं उत्पादक के रूप में 1000 जूल से शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, तो उसको उसको कितना मिलेगा? 100 जूल। 1000 से कितना आ जाएगा? 100 जूल पर। 100 जूल से फिर कितना आ जाएगा? 10 जूल पर। और 10 जूल से फिर आ जाएगा कितना? 1 जूल पर। कितना आ जाएगा? 1 जूल पर। यानी 10% का ये नियम ये साकार होता है। ठीक है, इसी तरह से ये लिंडेमान का जो नियम है 10% का नियम, वो ऊर्जा जो ट्रांसफर होता है वो कितना होता है? 10% ही होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या होता है 10% लॉ है, वही 10% का नियम। देखिए कैसे कैसे हम लोग इसमें फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब आपको बताया थे उत्पादकता। क्या होता है? उत्पादकता। देखिए बहुत अच्छा अच्छा फिगर से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से 10%, देखिए यहाँ से देखिए 100% था, है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से 10% घट गया, यहाँ चला गया 10%, फिर यहाँ से चला गया 10%, फिर यहाँ से चला गया 10%, फिर यहाँ से चला गया 10%। ऐसे क्या हो रहा है? एनर्जी जो है क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। एनर्जी क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट वगैरह है, प्लांट हो गया, सब प्लांटे है ना, प्लांट है। उसके बाद जैसे यहाँ जाता है ग्रास होपर, यानी जो कीड़ा को जो कीड़ा जो क्या करता है पेड़ पौधे को खाता है, ग्रास होपर हो गया, मधुमक्खी हो गया, एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इससे यानी यहाँ पे एनर्जी चला गया 10%। फिर यहाँ वाला यहाँ पे खाया, है ना, रेट, ये घास को कौन खाएगा? रेट खाएगा, है ना, ये बी वगैरह स्पैरो वगैरह खाएगा, फ्रॉग किसको खाएगा? इसको खाएगा। तो यहाँ से फिर ये 10% एनर्जी चला गया आगे। फिर देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से फिर 10% एनर्जी, यानी चूहा को कौन खाएगा? चूहा को कौन खाएगा? तो स्नेक खाएगा। चूहा को कौन खाएगा? स्नेक। सांप खाएगा। फिर उल्लू को कौन खाएगा? उल्लू किसको खाएगा? तो इसको खाएगा, है ना, इसको खाएगा उल्लू। तो देखिए तो ये एनर्जी जो होता है 10% कैसे कैसे क्या हो रहा है उसमें आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया लग रहा होगा ये कंटेंट आपको। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कि यहाँ पे क्या है? हॉक। हॉक मतलब होता है एक पक्षी है हॉक, उसके पास ये एनर्जी पहुंचता है लास्ट में कितना? इसका 10%। अब इसका 10% पहुंचता है तो कितना होगा? तब समझ लीजिए कि यहाँ पे 0.1% है, तो उसका 10% कितना होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें भी और दिया हुआ है कि प्राइमरी में अगर 10,000 कैलोरी जूल है, तो आगे जाता है 1,000 कैलोरी जूल। और फिर 1,000 कैलोरी जूल से जाता है सेकेंडरी में कितना? 100 कैलोरी जूल। और फिर 100 कैलोरी जूल से जब लास्ट में जाता है तो कितना बचता है? 10 कैलोरी जूल के आसपास बचता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ये डायग्राम जो है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सारी चीज हम लोग पढ़े हैं, तो इसी से रिलेटेड हम लोग 10 को क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन को अगर करते हैं तो समझिए कि ये सारा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए पर्यावरण में क्या शामिल होता है बताइए। अगर जानकारी होगा तो बता सकते हैं इसका आंसर कि पर्यावरण में क्या शामिल होगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है। आप जानकारी अगर आपको होगा तो बिल्कुल आप जानकारी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है पर्यावरण में क्या शामिल होता है, तो क्या केवल वायु होते हैं, केवल जल होते हैं, या फिर वायु, जल, भूमि, जीव जंतु सारे चीज होते हैं? क्या होते हैं बताइए? सारे चीज होते हैं। क्या सारे चीज होते हैं? तो वायु इसमें सबसे पहले तो यही होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में तो वायु भी होता है, जल भी होता है, भूमि होता है, जीव जंतु होता है, ये सारा चीज होता है। ठीक है, केवल पेड़ पौधे तो होते नहीं है, यानी ये ऐसे कट गया, है ना।
केवल वायु होते हैं, ये भी गलत कट गया, ये केवल जल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए बोला जा रहा है नेक्स्ट, निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है वायु प्रदूषण, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्यों होता है। ठीक है, तो क्या वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण होता है? ना बाबा ना, कभी नहीं होगा। वृक्षारोपण से कभी भी वायु प्रदूषण नहीं हो सकता है। क्या वर्षा से होगा? ना, कभी नहीं होगा। ऑक्सीजन से होगा? ना। तो किससे होगा? तो बोला जा रहा है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वाहन का धुआं। क्या होता है? वाहन का धुआं, यानी बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। जैव विघटित पदार्थ कौन से होते हैं? जैव विघटित, अभी हम लोग पढ़े थे विघटित का मतलब होता है टूटना। विघटित का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी ऑर्गेनिक, एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक। विघटित का मतलब होता है टूटना। जितने भी खाने के चीज होते हैं, खाने पदार्थ, खाद्य पदार्थ के जो चीज होते हैं, वो अगर टूट करके अगर मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? जैव विघटित कहते हैं। तो बताइए प्लास्टिक कभी मिलेगा जैव विघटित पदार्थ में? कभी नहीं होगा भाई। प्लास्टिक कैसे हो जाएगा? प्लास्टिक तो कभी घुलता ही नहीं है। कांच भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी, है ना। सब्जियों के छिलके, तो हाँ सब्जियों के छिलके हो सकते हैं। पॉलीथीन तो कभी नहीं होगा। ये सब चीज है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैव अविघटित, अब हम लोग पढ़े अभी, विघटित मतलब घुलने वाले, और अविघटित का मतलब होता है जो घुलेंगे नहीं। अविघटित वाले मतलब जो घुलेंगे नहीं। ठीक है, अब जो नहीं घुलेंगे उसको कैसे करेंगे बताइए? तो पत्ती क्या करेंगे? अगर अविघटित है ना, पत्ती तो विघटित है, ये तो घुल जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। भोजन का कचरा ना, तो भोजन का कचरा तो है घुलने वाला, जो नहीं घुला जा रहा है वो पूछा जा रहा है। बताइए कागज ना, कागज भी तो घुल जाएगा। तो प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक जो होते हैं वो आपका जैव अविघटित होंगे। क्या होंगे? जैव अविघटित होंगे। ठीक है, तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधी डी हो जाएगा, डी। चलिए ठीक है, आगे और हम लोग चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग फटाफट कर देते हैं। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? बताइए, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें जिससे बचाती है वो क्या है? पारावैंगनिक किरणें। पारावैंगनिक किरणें क्या है? उसी से हमको बचाती है। अगर आप लोग को जानकारी हो तो जवाब दीजिएगा फटाफट कि ओजोन परत जो होती है, वो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, कोई एनीवन? नहीं, 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर जो होता है, उसी दिन क्या हुआ था? 1985 को, 1985 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। मॉन्ट्रियल एक जगह है वियना में, वहां पे क्या किया गया था? ये ओजोन, ओजोन पर एक सेमिनार रखा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन। वहां पे ये ओजोन लेयर पर बात किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। अब बताइए कारण क्या होता है? ओजोन लेयर जो होते हैं वो क्षरण हो रहे हैं, मतलब, है ना। उसके बाद वो क्या होता है? डिप्लेशन हो रहे हैं, ओजोन लेयर जो है डिप्लेशन हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण एक ही चीज है, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होना? उत्सर्जित होना। और ये होता कैसे है? एसी से, फ्रिज से, यानी रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये सब जो होते हैं, ये सब इसी से क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पर्यावरण संरक्षण का सही उपाय कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण का सही उपाय कौन सा है? तो क्या कर सकते हैं हम लोग पर्यावरण को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो बताइए, प्लास्टिक का उपयोग अधिक से अधिक उपयोग करेंगे ना। पर्यावरण को बचाने के लिए तो प्लास्टिक का उपयोग करना ही नहीं है ना। ये उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। वनों की कटाई करना ना, वनों की कटाई कर देंगे तो पर्यावरण बचेगा कहाँ? वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा? यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बताइए जल की बचत करना, कचरा का जलाना, कचरा को जलाएंगे तो और प्रदूषण होगा, यानी ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल की बचत करना। जल की बचत करेंगे तो पर्यावरण का क्या होगा? संरक्षण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब हम लोग आगे चल देते हैं। कचरे को अलग अलग क्यों करना चाहिए? तो ये कचरे को अलग अलग क्यों करना चाहिए? तो घर सजाने के लिए, घर सजाने के लिए कचरा को अगर अलग अलग करेंगे तो घर सजेगा उससे ना, कभी नहीं होगा। खेलने के लिए करेंगे तो ना, ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। समय बिताने के लिए ना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है? पुनर्चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल,
हम लोग जो रिसाइकल का मतलब हो गया कि जो हम लोग फिर से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वैसे चीजों को क्या करना, कचरे को अलग अलग करके रखते हैं, तो ताकि हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग करें, इसको अलग करें। अगर एक ही में मिला है तो हमको अलग करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बताइए, ओजोन क्षरण से क्या हानि होती है। तो ओजोन क्षरण से क्या होता है, त्वचा का कैंसर होता है, इसको अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, और ये ओजोन क्षरण का हानि होता है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने का सबसे सरल तरीका क्या है। अब बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, पजल पर्यावरण बचाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है। पेड़ लगाना, पानी बहाना, प्लास्टिक को जलाना, और धुआं फैलाना, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चा बच्चा बताएगा ऐसा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेड़ को लगाना पड़ेगा। यानी आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा। देखिए, आज जो है आपको बिल्कुल कंटेंट जो है बिल्कुल अच्छा अच्छा कंटेंट मिला होगा, है ना। देखिए, आपको जो है ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और ये कंटेंट इसी तरह का आपको कंटेंट अब हर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, आप कोशिश करेंगे हर चैप्टर में बनाने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा व्यस्तता कम हुआ है, तो आपको ऐसा ही कंटेंट आपको हर दिन मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे और लाइव में जवाब देंगे ऐसा ही क्वेश्चन का। ठीक है, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन करवाएं, इसी तरह का क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, हर टॉपिक में हर चैप्टर में आपको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समय से जुड़ेंगे और इसका क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देंगे, ताकि आपको भी लाभ हो, है ना। और ये कंटेंट आप कैसा लगा, आप थोड़ा सा इस पर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।